हेलो डियर, वेलकम करता हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जितने भी माय डियर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आज का हम MSN 2 को लेके आए हैं। जैसे कि दूसरा दिन है इस सप्ताह में, तो MSN 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसको जो है हम लोग लेकर आए हैं। तो ये हार्ट अटैक। तो यही जो MI होता है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन जो होता है, इसी को जो है दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में हार्ट अटैक कहा जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक कहा जाता है MI को ही, मायोकार्डियल इन्फारक्शन को ही। ठीक है, देख लीजिए, मायोकार्डियल इन्फारक्शन अरक्तता या इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। ठीक है, इस रोग से ग्रसित रोगी के कारण, लक्षण, उपचार व प्रबंध को समझाइए। कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट अटैक आ जाता हो समय समय पर, तो इससे ग्रसित व्यक्ति का जो है क्या कारण होता है हार्ट अटैक आने का, या MI के मरीज बनने का क्या कारण होता है, और लक्षण, उपचार व प्रबंध बताइए। मायोकार्डियल इन्फारक्शन को शॉर्ट में जो है MI लिखा रहता है कैपिटल में, तो ध्यान दी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मायोकार्डियल इन्फारक्शन होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, हृदय की पेशी, चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा हृदय बिल्कुल मस्कुलर पेशी का बना हुआ है, कोई हड्डी वड्डी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल जो है पेशी का बना हुआ है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे जो हार्ट है 3 लेयर में बना है। एक है इंडोकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम, और उसके बाद है हमारा पेरिकार्डियम। ये 3 लेयर है। तो ये जो हार्ट अटैक आता है ना, बेसिकली जो हमारा मध्य वाला लेयर है मायोकार्डियम, नाम से स्पष्ट है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, यानी जो हमारा मध्य वाला पेशी होता है हार्ट का, उसमें ब्लड का संचार जो है कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है कि पेशिया में ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पेशी नष्ट होने लगता है, व्यक्ति को सीने में दर्द होने लगता है। और जैसे ही ब्लड का जो है कनेक्शन कट जाता है, मतलब हृदय को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में हार्ट अटैक आता है। ठीक है, अब ये आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसका कारण आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल यही समझिए कि जो हृदय होता है, हृदय का जो मसल्स है, जो पेशी है, उसमें, अर्थात दूसरे भाषा में कहा जाए तो मायोकार्डियम यानी हृदय का मध्य परत को लंबे समय तक कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त मात्रा में रक्त जो है नहीं मिल पाने के कारण यह पेशियाँ, कौन सी पेशी, हृदय की पेशी या मायोकार्डियम पेशी नष्ट होने लगती है। इसे ही मायोकार्डियल इन्फारक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। अब होता यह है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो धीरे धीरे आपका जो हार्ट है ना, धीरे धीरे वह हार्ट जो है क्या हो जाएगा, डैमेज होने लगेगा। हार्ट का जो मसल्स है वह डैमेज होने लगेगा और आपका चेम्बर जो है ख़राब होने लगेगा। तो ये जो है आपके, इसीलिए कहता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका हृदय का जो वाल्व है वो तो ख़राब नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ को ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो हृदय की पेशियाँ अर्थात मायोकार्डियम, देखिए दोनों कंडीशन है, या तो सीधा हृदय का पेशी भी होगा या हृदय के मध्य परत दोनों होगा। तो सीधा पेशी होगा तो टोटल पेशी के बात हो जाएगा, मायोकार्डियम होगा तो मध्य वाला का होगा। इसी दोनों में से किसी को लंबे समय तक कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त मात्रा में जो ब्लड चाहिए वह ब्लड नहीं मिल पाता है, मीन्स रक्तापूर्ति नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो हृदय की पेशियाँ है नष्ट, डैमेज होने लगती है और व्यक्ति के अंदर जो है चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, और यह जो है मायोकार्डियल इन्फारक्शन या हार्ट अटैक का स्थिति बन जाता है। तो इसी को हम लोग जो है, इसी को हार्ट अटैक आता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि उसका हृदय को ब्लड जो है, हृदय पेशी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, समझ लीजिए। अब हम लोग इसके कारण को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि हृदय को ब्लड न पहुँच पाता हो या हृदय को ब्लड नहीं मिल पाता हो। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, बहुतों कारण हो सकता है। जैसे आपके सामने में है एथीरियोस्क्लेरोसिस। अब एथीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो A फॉर आर्टरी और A फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस और A फॉर आर्टरी। तो जो ब्लड जाता है हृदय को, उस ब्लड नलिका में, उस जो है वाहिका में लवण, वसा का जमाव हो जाता है, तो उसी को जो है हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर वाहिका में लवण, वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण हृदय को पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उस नली में जो है वसा, फैट का, लवण का जमाव हो रहा है, तो इस कारण से नहीं हो मिल पाता है ब्लड हृदय को। तो पहला कारण ये होगा।
दूसरा होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, यह भी आर्टरी से ही रिलेटेड है। तो यह जो होता है धमनी को जो है क्या होता है कि कठोर होना। आर्टरियोस्क्लेरोसिस मतलब धमनी का कठोर होना, कठोर होने से भी ब्लड प्रवाह जो है कम जाता है हृदय को, ठीक है। नेक्स्ट कारण है कोरोनरी धमनी में रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, ठीक है। CAD पेशेंट को होगा, CAD जैसे सिकुड़न होगा, कोरोनरी धमनी में स्टेनोसिस सिकुड़न होगा, संकुचन होगा, स्पाज्म होगा, ठीक है, या फिर एनोरिज्म होगा, मतलब किसी भी प्रकार के आर्टरी में जो है सूजन होना एनोरिज्म कहलाता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझिएगा कि कोरोनरी आर्टरी से संबंधित डिजीज हो सकता है, मतलब कोरोनरी धमनी से संबंधित डिजीज जैसे कोरोनरी धमनी का सिकुड़ना, संकुचन होना, फूलना, एनोरिज्म। तो यह सब CAD कोरोनरी आर्टरी से संबंधित रोग भी ब्लड को जो है हृदय के तरफ जाने से रोकता है। अब मानिए कोई एक पाइप है, पाइप अगर जो नॉर्मल क्षमता में है तो अगर उससे हम पानी भेजेंगे तो पूरा फुल क्षमता जितना होगा जाएगा, लेकिन अगर वही पाइप सिकुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्लड पानी का जो फ्लो होगा कम जाएगा। उसी प्रकार से हमारा रक्त वाहिका क्या है, एक नली है, एक पाइप की तरह है जिससे ब्लड जो है बहता है, ब्लड जो है जाता है। तो उसी प्रकार से हृदय को भी जो ब्लड जाने वाला है हृदय की तरफ, हृदय के मांसपेशी को, उसमें अगर सिकुड़न आ जाएगा, अगर उसमें संकुचन हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है, या कहीं सूजन फूल जाएगा कोरोनरी आर्टरी, तो यह सब जो है रोग आपके पैदा करते हैं, आपके हृदय को ब्लड कम मिलेगा मांसपेशी को, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो है हृदय में ऑक्सीजन का कमी होगा पेशी में, और धीरे धीरे जो है दर्द उत्पन्न होने लगेगा और हार्ट अटैक के स्थिति आ जाएगा। तो यह कोरोनरी आर्टरी से संबंधित रोग हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, धमनी में रक्त का थक्का होना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मतलब होता है जो आर्टरी है उसमें रक्त का थक्का जो है बन जाता है, ठीक है। तो रक्त का थक्का अगर बन जाएगा तो ब्लड आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का मतलब ही होता है कि धमनी में रक्त का थक्का बन जाना। तो मान गए जिस धमनी से ब्लड हृदय के पेशी को मिल रहा है, अगर उस धमनी में अगर रक्त इकट्ठा हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, तो ब्लड आगे जा पाएगा, या जाएगा भी तो हो सकता है लीकेज करके हल्का हल्का जाएगा, कम जाएगा। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन कमेगा हृदय के पेशी को, और हृदय के पेशी नष्ट होने लगेगा और व्यक्ति का जो है हार्ट अटैक आ जाएगा, इन्फार्क्शन हो जाएगा। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है भी कारण बनता है धमनी में रक्त का थक्का होना। हृदय में संक्रमण हो सकता है, जैसे कोई इन्फ्लामेशन, जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस। अगर बाह्य परत में संक्रमण होगा तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस मध्य परत में संक्रमण या इन्फ्लामेशन, इंडोकार्डाइटिस मतलब आंतरिक लेयर में इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम। तो यह हृदय से संबंधित आपके जो है इन्फ्लामेशन है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, सब में आइटिस लगा है ना, तो आइटिस लगना इन्फ्लामेशन को ही दर्शाता है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन के मतलब दर्द, सूजन, ठीक है ना, यही सब होता है, लालिमा, यही सब होता है। तो हृदय के इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो तीनों लेयर में ये चीज़ें होगा, तो उससे भी जो है आपके हार्ट अटैक आ सकते हैं, ठीक है। अब अगला कुछ कारण है, जैसे डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो मधुमेह वाला को यह चांसेज हो सकता है। पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री अगर गड़बड़ है, सही नहीं है तो कारण बन सकता है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से आपको जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें जो है आपके क्या होगा, जमाव होने लगेगा, ठीक है, कठोर हो जाएगा आपका धमनी, ठीक है ना, तो इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक वसीय भोजन, हाई ऑयली फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का सेवन करते हैं तो चूँकि ऊपर में देखे हैं कि कोरोनरी आर्टरी में जो है आपके लवण वसा का जमाव होना, जैसे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस देखे ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो वसीय भोजन, वसीय तेलीय भोजन लेंगे तो वसा का जमाव हो जाएगा धमनी में, ठीक है। मोटापा, बहुत ज़्यादा जो मोटापा होते हैं उसके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट होता है, और वैसे रोगियों के हार्ट अटैक का ज़्यादा संभावना रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो आर्टरी है उसमें बहुत सारे चीज़ों का जमाव होने लगता है वसा के कारण, ठीक है। तो मोटापा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कारण बनता है। निष्क्रिय जीवन शैली, अगर आपका जीवन शैली बिल्कुल जो है डीएक्टिवेट है, निष्क्रिय है, तो यह भी कारण बन सकता है। इसलिए जो है आप एक्सरसाइज हल्का वगैरह करते रहिए, बॉडी को मूवमेंट में रखें, निष्क्रिय जो है जीवन को बिल्कुल बैठ कर नहीं रहे, ठीक है। हार्मोनल गर्भ निरोधक का सेवन, अगर बहुत लंबे समय तक कोई अगर हार्मोनल गर्भ निरोधक का सेवन करता है तो यह कंडीशन जो है आपको उत्पन्न हो सकते हैं। तो बहुत आसान है, मैंने समझा दिया यहाँ पे। ज़्यादातर जो समस्या है इसमें वह आपके
समझिए धमनी से, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, कोरोनरी धमनी का रोग, ठीक है, धमनी में रक्त का थक्का, थ्रोम्बोम्बोलिज्म, ठीक है, हार्ट का इन्फ्लामेशन, जैसे तीनों लेयर में। और कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे मधुमेह, पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान करना, अत्यधिक बसीय भोजन सेवन करना, मोटापा होना, निष्क्रिय जीवन शैली और हार्मोनल गर्भ निरोधक का सेवन। यह सब कारण बन सकते हैं जिसके कारण आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई किसी न किसी कारण से बाधित होगा, इन्हीं सब कारणों में से, और आपके जो है आपके क्या हो जाएंगे, एमआई हो जाएंगे या हार्ट अटैक के पेशेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझिए किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है या किसी को प्रॉब्लम होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है किस साइड में है, चेस्ट के बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादातर जो दर्द होगा वह लेफ्ट साइड में ही होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो लक्षण में लगातार तेज दर्द होगा। यहाँ पे चूँकि आप लोग वहाँ पे देखे थे एंजाइना में, तो एंजाइना में क्या होता था कि हार्ट को जो है ब्लड कम सप्लाई होता था। ठीक है, जिससे होता क्या था कि वहाँ पे दर्द जो है हल्का हल्का होता था, कभी कभी तेज होता था, आराम करने से ठीक हो जाता था। लेकिन इसमें आराम करने से कुछ ठीक नहीं होगा जब तक ट्रीटमेंट जो है इसका एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो लगातार जो है दर्द होगा, प्रोलॉन्ग दर्द होगा लंबे समय के लिए। ठीक है, ये दर्द जो है बाईं भुजा में फैलेगा। क्यों बाईं भुजा में फैलेगा? क्योंकि हमारा हार्ट जो है बाईं तरफ है और बाईं तरफ से ही हमारा जो है ब्लड का जो है नज़दीक तो हमारा बाएं अंग का ही ना है, तो इसीलिए जो है हमारा हार्ट बाएं अंग के नज़दीक में होने से यह जो है बाईं भुजा में जो है दर्द फैलते चला जाता है। ठीक है, दर्द लंबे समय तक के लिए रहेगा। अब इस तरह के हार्ट अटैक वाला जो दर्द होता है 12 घंटे या इससे अधिक भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आराम मिलेगा, फिर शुरू हो जाएगा। तो लगभग लंबे समय तक के लिए यह दर्द होते हैं। उल्टियाँ भी हो सकते हैं, सीवियर वोमिटिंग, तीव्र उल्टी भी हो सकता है। हाथ पैर आपके ठंडे पड़ सकते हैं। कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमीज, मतलब अंगों में जो है आपके ठंडापन आने लगेगा। अत्यधिक पसीना, डायफोरोसिस होने लगेगा और नाड़ी दर अधिक हो जाएगा। ठीक है, हाई पल्स रेट होगा और श्वसन में कठिनाई होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम है तो श्वसन में कठिनाई होगा ही होगा, और जब श्वसन में कठिनाई होता है तो नाड़ी दर तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, और जब पसीना अधिक आता है तो नाड़ी दर बढ़ता ही बढ़ता है, शरीर पर ठंडा होने लगता है। इसीलिए देखते होइएगा जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट होता है उसको देखिएगा कि बाएं तरफ चेस्ट में ज़्यादा दर्द होगा और उसका दर्द जो है धीरे धीरे उसके बाएं भुजा में भी फैलने लगेगा और उसको यह दर्द जो है 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे से भी लंबे समय से दर्द संभव है। ठीक है, साथ में उसको श्वसन में कठिनाई होने लगता है, नाड़ी दर बहुत ज़्यादा तेज होने लगता है। ठीक है, और अत्यधिक पसीना आने लगता है। हार्ट अटैक के जो मरीज रहता है ना, उसको पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है जब चेस्ट में पेन होने लगता है, और घबराहट आने लगता है, उल्टियाँ तेज होने लगता है, और हार्ट अटैक आने पर देखते होइएगा हाथ पैर ठंडा होने लगता है व्यक्ति का। तो यह सब लक्षण होते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। मैंने टोटल एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, लगातार तेज दर्द होना, दाएं भुजा में दर्द होना, लंबे समय तक दर्द होना, ठीक है, तीव्र उल्टी होना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, अत्यधिक पसीना आना। जाहिर सी बातें हैं, अगर आपके ब्लड का सप्लाई अगर कम हो जाएगा हार्ट में तो हार्ट भी जो है काम करना बंद करेगा, और जब हार्ट भी काम करना बंद करेगा तो आपको भी जो है ब्लड नहीं मिल पाएगा अन्य अंगों को। तो जब अंगों को ब्लड नहीं मिलेगा तो शरीर तो ठंडा पड़ता ही ना है, क्योंकि ब्लड हमारा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। तो यही चीज़ें होता है। ठीक है, जब कोई मशीन है, मशीन में आप मानिए दमकल है जहाँ से खेत में पानी उनी जो है चलता है, उस दमकल में आप तेल नहीं डालिएगा तो क्या वह पानी निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से हार्ट को भी, अगर खुद हार्ट को भी, मांसपेशी को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट भी हमारा कैसे ब्लड को पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही चीज़ें हैं, समझ गए? चलिए, तो ये सारे चीज़ें लक्षण होते हैं। अब इसमें कुछ जटिलता होता है। जटिलता क्या होता है? आपके सामने में है। कार्डियक अर्थेमिया हो जाएगा, पेशेंट के अंदर जो है कार्डियक अर्थेमिया हो जाएगा। हार्ट जो है फेल कर सकता है, हार्ट जो है काम करना बंद कर सकता है, उसी को हार्ट फेलुअर कहते हैं। हृदय से संबंधित आघात लग सकता है पेशेंट में, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर है उसमें रेप्चर आ सकता है, मतलब रेप्चर मतलब क्षतिग्रस्त हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, याद रखना है।
वेंट्रिकुलर एनोरिज्म हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकुलर में जो है सूजन हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा, मतलब जो है ब्लड जो है हार्ट में ब्लड का जमाव हो जाएगा और पेशेंट को डेथ भी हो सकता है। तो यह सब कुछ जटिलता है, मैंने आपको बता दिया। कार्डियक अर्थेमिया, हार्ट फेलुअर, ओके। उसके बाद कार्डियोजेनिक शॉक, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मतलब लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकुलर है उसमें जो है आपको क्या हो जाएगा, जैसे इधर होता है राइट आइट्रियम, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट जो है आर्ट्रियम, ठीक है। ए वेंट्रिकुलर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, अब यहीं से तो ब्लड जो है शरीर को मिलता है, तो यही तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर रैप्चर कर जाएगा तो ब्लड शरीर को नहीं मिलेगा, मतलब आपका हार्ट फेल कर गया, ठीक है। वेंट्रिकुलर एनोरिज्म होता है, तो समझ गए, यानी वेंट्रिकुलर वाला में सूजन हो जाएगा। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब आर्टरी में जो है आपके थ्रोम्बो मतलब ब्लड का थक्का बन जाएगा और लास्ट में इससे हार्ट अटैक से पेशेंट के अंदर डेथ भी हो जाता है। तो यह सब जटिलता है, अगर नहीं ध्यान दिया जाए तो यह सब पेशेंट के अंदर होता है, समझ गए। चलिए बता दिया जटिलता। अब इसके लिए निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या है, चलिए दिखाते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले फिजिकल शारीरिक चेक किया जाता है, शारीरिक एग्जामिनेशन। हिस्ट्री चेक किया जाता है कि पेशेंट के किस किस कारणों से क्या क्या अभी तक जो है ट्रीटमेंट चला है, इसका हिस्ट्री चेक किया जाता है। लक्षण जो भी होता है उसका चेक किया जाता है, जैसे बाईं तरफ दर्द होना, लंबे समय से दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, नाड़ी दर तेज होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना जब दर्द होने लगे तो यह सब लक्षण की जाँच किया जाता है। रक्त की जाँच किया जाता है और ECG जो है किया जाता है। कोरोनरी जो होता है उसका एंजियोग्राफी किया जाता है, ठीक है। सीरम एंजाइम का स्टडी किया जाता है, समझ गए। सीरम जो एंजाइम होता है उसका जो है स्टडी किया जाता है कि कहीं कोई एंजाइम तो नहीं बढ़ा है जिसके कारण आर्टरी या जो आर्टरी वगैरह इस समय थक्का बन चुका है। तो यह सब एंजाइम का स्टडी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ECG, ठीक है, ECG करवाया जाता है। रक्त की जाँच वगैरह होता है और मायोकार्डियल इन्फारक्शन में ST सेगमेंट में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब ECG करवाते हैं ना तो अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम आता है तो यह ST सेगमेंट को बताता है, और ST सेगमेंट जो बताता है कि आपका हार्ट का जो कुछ पेशियां है क्षतिग्रस्त होने लगा है, ठीक है। तो यही मायोकार्डियल इन्फारक्शन में ECG में ST सेगमेंट दर्शाता है कि आपके हार्ट का कोई भाग जो है क्षतिग्रस्त होने लगा है, ठीक है, डैमेज होने लगा है, इंजरी हो गया है। तो यही मायोकार्डियल इन्फारक्शन ST सेगमेंट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जो कि घातक होता है। अब निदान देख लिए, अब हम लोग उपचार देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें होगा, ठीक है। तो जो भी ट्रीटमेंट होगा हम देखेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट हम सभी मेडिसिन के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकल प्रबंध होगा। तो मेडिकल प्रबंध में पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, एनोक्सापिरिन देते हैं 0.6 mg। यह क्या करता है कि कोई भी अगर थ्रोम्बस का निर्माण होता है तो उसको जो है तोड़ता है और उसे जो है घुलाने का काम करता है। जैसे मान गए ब्लड वाहिका में, रक्त वाहिका में थ्रोम्बस का निर्माण हो गया है, ठीक है, कोई चीज़ का जमाव हो गया है, तो यह दवाई क्या करेगा, इससे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है तो यह इसको तोड़ेगा, इसको पिघलाएगा और इससे जो है साफ करेगा, रास्ता को क्लियर करेगा, जिससे ब्लड आगे हार्ट को जा पाएगा, ठीक है। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में एनोक्सापिरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज दो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेज और एनोक्सापिरिन, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है रोगी को एंटीप्लेटलेट ड्रग दिया जाता है। मान गया किसी को थक्का बन गया है, ब्लड का कोरोनरी आर्टरी में ही, धमनी में ही थक्का बन गया है, तो उसको तोड़ने के लिए जो है एस्पिरिन दिया जाता है जो ब्लड को पतला करता है। जिसका ब्लड मोटा हो जाता है ना तो उसको जो है प्लेटलेट का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं भी कोरोनरी में थक्का बन जाएगा तो उससे ब्लड आगे प्रवाह में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए ब्लड को पतला करने के लिए एंटीप्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन जो है दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। चलिए तीसरा है रोगी को नाइट्रेट्स ड्रग दिया जाता है दर्द से राहत के लिए। अगर तीव्र दर्द होता हो तो उसे कम करने के लिए IV या सबलिंगुअल से नाइट्रेट देते हैं। सबलिंगुअल के मतलब क्या होता है पता है, जीभ के नीचे रखकर, ठीक है, या IV मतलब इंट्रावेन, दोनों माध्यम से नाइट्रेट्स ड्रग जो है हम देते हैं तीव्र दर्द को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए चौथा है, यहाँ पे मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि पेशेंट के हिसाब से IV और IM मार्ग जो है चयन किया जाता है। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे IV लिखा है तो IV से दे दीजिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए लिखा जाता है, बट सभी पेशेंट में सूट नहीं करता है, समझ गए। तो सबलिंगुअल टैबलेट होता है जिसको जीभ के नीचे रखा जाता है तीव्र दर्द से बचाने के लिए नाइट्रेट्स का, ठीक है। चौथा है रोगी को आवश्यकता अनुसार अपवाइड एनाल्जेसिक या सीडेटिव्स दिए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन सल्फेट। अगर बहुत
ज़्यादा दर्द होता हो तो पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है, या सीडेटिव में भी जो है एमेट्रिपिटिलिन होता है, डाइजेपाम होता है। यह सब रोगी को घबराहट से, चिंता से, धड़कन को कम करता है सीडेटिव दवाई, ठीक है, और रोगी को शांति दिलाता है। तो यह चौथा दवाई हो गया। आगे है दवाई, बस इतना ही है। रोगी को नम ऑक्सीजन दी जाती है। क्या दिया जाता है? रोगी को हल्का ऑक्सीजन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है पेशेंट को। बीटा ब्लॉकर्स दवाई मेट्रोप्रोलोल होता है। अब आप लोग को पता होगा एंजाइना के मरीजों में भी यह दिया जाता है, और हाइपरटेंशन पढ़ाए हैं वहाँ भी यह दिया जा सकता है। तो बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होता है, मेट्रोप्रोलोल हो गया, ठीक है, ये सब दिया जाता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यह भी दवाई दे सकते हैं। वेरामपिलिल जो क्या करता है कि उच्च रक्तचापों को या एंजाइना वाले मरीजों को या हार्ट अटैक वाले को भी दे सकते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरामपिल, ठीक है, वेरापामिल, ठीक है, वेरेपामिल, ठीक है ना, देख लीजिए, वेरापेमिल, ठीक है, वेरापिमिल। बीटा ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलोल, यह सब दवाइयाँ हैं, और ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। तो यह सब दवाइयाँ हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस रोग के रोगी के उपचार के लिए ICCU इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया जाता है। अब ऐसे मरीज जिसको MI का खतरा अधिक हो, जिसको हार्ट अटैक का खतरा अधिक हो, बार बार आता हो, तो उसको ICCU में रखा जाता है, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में रखा जाता है, ठीक है। एक होता है ICU, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट, एक होता है ICCU इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसको कोरोनरी केयर वाला में रखा जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब अगला प्रबंध होता है, इसको काट दीजिए 9वां पॉइंट को। अगला, ये तो चिकित्सीय प्रबंध हो गया ऊपर में। अब हम लोग देखेंगे सर्जिकल प्रबंध। अगर किसी का हार्ट जो है, मान गए किसी का हार्ट जो है, आपको आर्टरी या हार्ट जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसके जो है सर्जरी किया जाता है। मान गए किसी को हार्ट अटैक, रेप्चर हो गया है, वेंट्रिकुलर फेल कर गया है, उसको जो है तो अचानक आपातकालीन कुछ सर्जरियाँ होती है, या किसी का वाल्व खराब हो जाता है हार्ट का, तो उसके कारण भी सब होता है। तो उसमें ये सर्जरी आवश्यकता अनुसार किया जाता है, तो उसमें सर्जिकल प्रबंध होता है। और आप लोग यह एंजाइना वाला में भी पढ़ चुके हैं। एंजाइना वाला में भी था CABG का सर्जरी होता है, और एक आपका होता है PTCA का सर्जरी होता है, पता होनी चाहिए। CABG, C फॉर कोरोनरी, A फॉर आर्टरी, B फॉर बाईपास, G फॉर ग्रेफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग किया जाता है, ठीक है, बाईपास सर्जरी आप लोग सुने होइएगा। उसके बाद PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, ठीक है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, बस यही 4 वर्ड याद रखना है। PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, यह किया जाता है, और यह या फिर एक किया जाता है। दोनों में से कोई सर्जरी आवश्यकता अनुसार किए जाते हैं, तो यह सर्जिकल प्रबंध हो गया, ठीक है। 9वां पॉइंट नहीं, इसको सर्जिकल प्रबंध बना लीजिए। इसकी आवश्यकता अनुसार मरीजों को सर्जरी भी की जाती है, यह सर्जिकल प्रबंध में होगा, ठीक है। और यह दोनों सर्जरी लिख दीजिएगा। और दोनों सर्जरी के बारे में डिटेल में जो है एंजाइना में पढ़ा चुके हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश टोटल दिया गया है, जितना भी उपचार प्रबंध देखे हैं इंग्लिश दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे नर्सिंग प्रबंध में। मेडिकल प्रबंध हो गया, उपचार में सर्जिकल प्रबंध हो गया, और अब हम लोग नर्सिंग प्रबंध देखेंगे, ठीक है। तो जिनको भी अगर मान गए, बताइए, जिनको भी आज आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम वही पॉइंट सब दे देकर नर्सिंग प्रबंध लिखे हैं जो आप चाहते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि एक बार लिख कर समझा दीजिए। तो चलिए आज यही पॉइंट जो है देख कर, और उसके आधार पर हम नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं। तो हम लोग कारण और लक्षण के आधार पर पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं और आपको समझाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग इसके लक्षण में देखे हैं कि पेशेंट को तीव्र दर्द होता है इसमें, तो तीव्र दर्द होने पर क्या क्या प्रबंध करेंगे। पहला पॉइंट, तीव्र दर्द होना और इसका प्रबंध होगा। कैसे? यदि दर्द अधिक हो तो डॉक्टर के अनुसार मॉर्फिन सल्फेट IV देना चाहिए, ठीक है, यह प्रबंध होगा तीव्र दर्द के लिए, नर्स के द्वारा यह किया जाएगा। रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ये तो हो गया दर्द के लिए, तीव्र दर्द को कम करेगा और पेशेंट को आरामदायक स्थिति प्रदान करके भी राहत आराम दिला सकते हैं। तो एक्यूट पेन के लिए, तीव्र दर्द के लिए प्रबंध हो जाएगा नर्स के द्वारा, ये हो गया। अब हम लोग देखें कि पेशेंट को ऑक्सीजन में कमी आएगा, ठीक है, पेशेंट को श्वसन में कष्ट होगा, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन में कमी होगा तो क्या क्या करेंगे। तो ऑक्सीजन में कमी होने के लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे, ऑक्सीजन में कमी होने पर क्या क्या प्रबंध किया जाएगा नर्स के द्वारा, देख लीजिए।
रोगी को सेमी फाउलर स्थिति प्रदान करेंगे। चूँकि आप लोग जानते हैं हार्ट वाले मरीजों को, श्वसन वाले मरीजों को अच्छे श्वसन दिलाने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन या फाउलर पोजीशन दिलवाते हैं। ये हो गया। रोगी को SpO2 स्तर चेक करने चाहिए व इसका चार्ट भी बनाना चाहिए। अब पेशेंट कितना जो है उसका O2 लेवल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, इसका चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन कम है या अधिक है, तो ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है, ये करना चाहिए। रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन मास्क के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो यह जो है हम ऑक्सीजन कम होने पर प्रबंध करेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन हम लोग पूर्ति करेंगे वैसे वैसे सब चीज़ इसमें लिख देंगे। तो SpO2 चेक करके चार्ट बनाएंगे, सेमी फाउलर देंगे, ऑक्सीजन मास्क के द्वारा ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो यह सब जो है हमारा ऑक्सीजन कम होने पर करते हैं प्रबंध। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम होना। अगर पेशेंट का कार्डियक रिजल्ट, अगर कार्डियक आउटपुट अगर कम मिल रहा है, मतलब हृदय कम काम कर रहा है और हम ये चीज़ आउटपुट कम देख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रबंध करेंगे तो देख लीजिए। रोगी को कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए पैर की तरफ से शरीर को ऊंचा उठाना चाहिए ताकि वेनस रिटर्न बढ़ जाए, वह कार्डियक आउटपुट का स्तर बढ़ जाए। अगर आप लोगों को चेस्ट पेन अगर होता हो, हार्ट में कभी कभी हार्ट अटैक आता हो, तो समझिए कि रोगी को एलिवेशन दे, पैर को ऊपर उठा के रखे, जिससे क्या होगा कि ऊपर से ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ हार्ट के तरफ जो है बढ़ेगा, जिससे कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ेगा। तो कार्डियक आउटपुट कम हो तो वहाँ पे ये करना चाहिए, पेशेंट को पैर की तरफ से ऊंचा उठाए, जैसे वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने के लिए कहे। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो तो वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तरल लेने को लिए कहें। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। चौथा है यहाँ पे देखिए, अब चौथा प्रबंध है रोगी को व्यतीत होना। अगर रोगी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा घबरा जाए, तो उस पर प्रबंध कैसे करेंगे। चूँकि हार्ट का प्रॉब्लम है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा ही जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ ही जाएगा, व्यथित हो ही जाएगा। तो इसके लिए रोगी के साथ नर्स को विश्वासपूर्ण संबंध बनाना चाहिए। नर्स रोगी के बीच संबंध जो है बिल्कुल अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, रोगी को सभी चिंताओं और समस्याओं को धैर्यपूर्वक शांति से उत्तर देना चाहिए ताकि पेशेंट जो है परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि पेशेंट परेशान है ही, उसको और ज़्यादा परेशान वाला जवाब देंगे तो उसको और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। रोगी में व्याप्त मृत्यु के भय को दूर करना चाहिए। अब हार्ट अटैक आने से पेशेंट को ये लगता है कि हम अब नहीं जिएंगे, हमारा अब डेथ हो जाएगा। तो ये जो डर है पेशेंट के अंदर, इस डर को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, वार्ड में रोगी को कम से कम लोगों से जो है मिले, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मरीज से मिलेगा उतना ज़्यादा उसका जो है इमोशनली भावुक होगा। रोगी व उसके परिजनों को रोग के बारे में, उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अब रोगी और उसके परिवार को कंप्लीट जानकारी देनी चाहिए, रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। तो ये हो गया कि जब रोगी परेशान हो सिचुएशन से, तो जाके उसको क्या क्या आप करेंगे वो प्रबंध हो गया। ठीक है, चलिए, और आखिरी पॉइंट हो गया जटिलताओं की संभावना। चूँकि हम लोग देखे हैं ऊपर में कि इसमें जटिलता भी खतरनाक होता है, मृत्यु तक हो जाता है पेशेंट का हार्ट अटैक होने से, और भी जो है जटिलता देखे हैं। तो जटिलता के संभावना होने पर हम कैसे एज ए नर्स प्रबंध करेंगे हार्ट अटैक वाले को, चलिए देखिए। रोगी के जैविक चिन्ह नियमित समय पर नापने चाहिए, जैसे रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति आदि। यह सब मापते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि कब रक्तचाप बढ़ रहा है, कब हृदय गति हार्ट बीट बढ़ रहा है, कब रिस्पायरेशन क्या हो रहा है, इससे पता चलेगा, जिससे जटिलता की संभावना को कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कार्डियक मॉनिटर से रोगी के वाइटल साइन का कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाने चाहिए। अब चूंकि पेशेंट ICU में भर्ती रहता है इस प्रकार के हार्ट अटैक वाला, तो उसको मॉनिटर लगा होता है, उस मॉनिटर पर हमेशा वाइटल साइन पर ध्यान देंगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा घट जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर को तुरंत चेक करके उसको मैनेज करते हैं, तो ये जटिलता से बचाता है। ठीक है, सभी आपातकालीन दवाइयाँ व सामान रोगी के बिस्तर के पास रखे होने चाहिए, और इस कंडीशन में जो भी दवाइयाँ हैं आपातकालीन सब पेशेंट के पास होनी चाहिए, ताकि संभावना होने पर, कोई भी जटिलता होने पर तुरंत आपातकालीन दवाइयाँ दी जा सके। रोगी को अन्य रोगों की दवाइयाँ सही समय व निरंतर रूप से लेने के लिए कहना चाहिए। अब हो सकता है वैसे रोगी डायबिटीज़ का भी हो तो उसके डायबिटीज़ का भी जो है दवाई चल रहा हो, और भी अन्य दवाइयाँ चल रहा हो, तो उसको दवाइयाँ निरंतर रूप से भी लेने के लिए कहेंगे, जिससे जटिलता
जटिलता भी कम होगा। ठीक है, किसी भी जटिलता की स्थिति में डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। अब आप नर्स है, डॉक्टर आपके पास में नहीं है, लेकिन आप देखें कि जैसे ही पेशेंट में कोई एबनॉर्मलिटी आ रहा है, कोई जटिलता हो रहा है, तो उसे तुरंत डॉक्टर को आपको सूचित करना चाहिए। ठीक है, और यही जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 5 पॉइंट लिखा है, जो कि एमआई के पेशेंट का प्रबंध हो गया पॉइंट बाय पॉइंट। और यही प्रबंध सही तरीका होता है। इसी तरीका से पॉइंट बना बना के अगर आप कारण और लक्षण के आधार पर 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट चुनकर उसमें प्रबंध अगर आप लिखते हैं तो यही बेस्ट तरीका होता है नर्सिंग प्रबंध लिखने का। ठीक है, बाकी लाइन बाय लाइन भी लिख सकते थे, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना ज़्यादा इफेक्टिव यह पॉइंट बाय पॉइंट है। यहाँ पे पता ये चलता है कि मरीज में क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के आप प्रबंध किए हैं, तो यही नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। टोटल इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है कि आपके आधे घंटे यह वीडियो चला है। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, विदा लेते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।